ना एंजाइम जो सा होगा ना साइटोक्रोम P450 उसके इंड्यूसर देख लेते हैं। इंड्यूसर का ये मतलब होता है कि जो सी इंड्यूसर्स का मतलब ये होगा कि ये साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस कराएंगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मेटाबॉलिज्म कराएगा। ज़्यादा तेज़ी से मेटाबॉलिज्म कराएगा तो हमारे पास जो सा ड्रग का थेरेप्यूटिक लेवल है वो कम हो जाएगा, वो ड्रग की क्लीनेस जल्दी जल्दी होगी और हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी। अब हमारे पास इंड्यूसर को GPRS सेल फोन, GPRS सेल फोन, वो GPRS नहीं होता, उससे आपने याद रखना है GPRS सेल फोन को। G से ग्राइसोफल्विन, P से फेनिटोइन, R से रिफेम्पिन, S से स्मोकिंग, C से कार्बापेदिबिन, P से जो सा है वो हमारे पास फिनोबार्बिटोन। अल्कोहलिज्म और एसटी हर्ब भी हमारे पास करवाती एंजाइम को इंड्यूस कराती है। रिफेम्पिन होगी, एंजाइम इंड्यूस होगा। वारफेरिन जो है उसका एक्शन कम होगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। बारबिचुरेट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्शन को कम करेंगी तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। स्मोकिंग थियोफाइलिन के एक्शन को नहीं होने देगी, अस्थमा हो जाएगा। अल्कोहल जो है टलब्यूटामाइड के एक्शन को नहीं होने देगी तो हाइपरग्लाइसीमिया। और एस्टिजोन हर्ब जो सी है वो साइक्लोस्पोरिन के एक्शन को नहीं होने देगी, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। उसके बाद जी इनहिबिटर जो से हैं जो कि साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करते हैं, इनमें PC गेम्स से आपने याद रखना है। C से सेमिटिडीन, क्लोरैम्फेनिकोल, उसके बाद G से ग्रेप फ्रूट, A से एजोल, M से मेट्रोनिडाजोल, E से एरिथ्रोमाइसिन, S से SSRI और ओमेप्राजोल भी। अब हमारे पास जी मेट्रोनिडाजोल है तो ये एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, वारफेरिन के लेवल ज़्यादा होंगे, हैमरेज हो जाएगा। एरिथ्रोमाइसिन जो से ये ग्लिम्पराइड के लेवल को ज़्यादा करेंगे जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कर देगी। फ्लोक्सिटिन SSRI है जो कि डाइमेक्सोफ्रैम को लेवल को ज़्यादा करेगी, डिप्रेशन हो जाएगा। कीटोकोनाजोल है साइक्लोस्पेरिन, वारफेरिन, स्टीरॉयड, थियोफायरलिन सब के लेवल को ज़्यादा करेगी जिसकी वजह से इम्यूनोसप्रेशन हो जाएगी साइक्लोस्पोरिन की, और वारफेरिन की वजह से ब्लीडिंग वगैरह होगी। जी ड्रग क्लियरेंस कैसे होती है? ड्रग क्लियरेंस जो सी होती है वो हमारे पास किडनी के थ्रू होती है। इसमें 3 हमारे पास प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सी फ्री ड्रग होती है वो PCT में आती है फिल्टर होके ग्लोमेरुलस से, ठीक है। ये हमारे पास फ्री ड्रग जो सी होगी, अगर ड्रग प्रोटीन से बाइंड हो या GFR कम हो तो हमारे पास ड्रग यहाँ पे कम आएगी। दूसरा स्टेप होता है एक्टिव सेक्रीशन ऑफ ड्रग्स। जो कि हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है ना, ये हमारे पास कैपिलरी प्लेक्सिस बनाता है किडनी के राउंड, तो उधर से किडनी में ये सेक्रीशन करवाता है। अब सेक्रीशन जो सा होता है ये एसिडिक ड्रग्स की भी करवाता है और बेसिक ड्रग की। एसिडिक ड्रग जो सी होती है उनकी सेक्रीशन करवाता है OAT ट्रांसपोर्टर के ज़रिए, और जो सी हमारे पास बेसिस होती हैं उनकी OCT मसलन कटाइन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ठीक है। तो ये देखें OAT से आपने याद रखना है कि जो से हमारे पास 2 डायूरेटिक और जो वो हमारे पास करारे होते हैं हाइपरयूरिसीमिया और प्रोबेनिसिट के लेवल को ज़्यादा करारे होते हैं, फ्यूरोसिमाइड, थायाजाइड। और इनके जब आप एडवर्स इफेक्ट बढ़ेंगे आपको प्रोबेनिसिट और पेंसिलिन मिल जाएगा। इसको आपने याद रखना है मैड PM, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो सा वो मैड है, मतलब मोरफिन, अमाइलोराइड, डोपामीन और पैथिडीन। आगे हमारे पास आ गया जी डिस्टर टेबलो रीअब्जॉर्प्शन। ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस होता है, ये पैसिव प्रोसेस होता है। अगर ड्रग हमारे पास DCT में पहुंच गई और उसकी वो ड्रग अभी भी लिपिड सोलेबल है तो वहाँ से वो सोलेबल होगी और दोबारा वो कैपिलरीज में जाएगी और ब्लड में एंटर हो जाएगी। लेकिन अगर अगर वो वीक एसिड है तो हम वहाँ का एनवायरनमेंट अगर बेसिक कर दें तो वो ड्रग आयोनाइज फॉर्म में होगी और एब्जॉर्ब नहीं होगी, और इसी को आयन ट्रैपिंग कहते हैं। और हम ड्रग को बेसिक करने के लिए बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं और एसिडिक करने के लिए अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। ड्रग और पाथवे से भी हमारे पास एक्सक्रीट मतलब क्लियरेंस ड्रग की हो सकती है, जैसे कि पल्मोनरी पाथ, हेपेटिक पाथवे से, रेनल से, पल्मोनरी और अदर पाथवे से। अदर में हमारे पास आ जाते हैं ब्रेस्ट मिल्क वगैरह, जैसे कि बाइल सेक्रीशन, बाइल से होगी स्टैटिन और स्टीराइड की। पल्मोनरी से एनेस्थेटिक्स की। ब्रेस्ट जो सा होता है, ब्रेस्ट में हमारे पास जो सा मिल्क होता है उसकी pH कम होती है जिसकी वजह से बेसिक ड्रग उसमें ज़्यादा डिजोल्व और आयोनाइज फॉर्म में रहती हैं। तो टेट्रासाइक्लिन जो सी होगी और क्लोरैम्फेनिकोल ये ब्रेस्ट के ज़रिए भी बेबी में जा सकती है और टीथ एबनॉर्मेलिटीज़ और बोन मैरो टॉक्सिसिटी करवा सकती है। अगर हमारे पास पेशेंट की ड्रग क्लीयरेंस सही नहीं है तो उसमें 3 मसले हो सकते हैं, या तो ब्लड किडनी और लिवर तक नहीं सही जा रहा है, या फिर हेपेटिक मसला है, या फिर किडनी का मसला है। उसके बाद हमारे पास ड्रग जो सी है वो रजीम्स। एक तो जब भी हमने थेरेपी कोई भी स्टार्ट करनी है तो हम उसको किसी रजीम के थ्रू स्टार्ट करते हैं। या तो 2 तरह की हमारे पास रजीम्स होती हैं, या तो कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रेजिमेंट्स होते हैं, या फिर हमारे पास फिक्स डोज फिक्स टाइम रेजिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे इसमें इस तरह होता है कि हमने
हमने स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करना होता है। स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि व्हेन द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम कहते हैं स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन। जब हम आईवी देते हैं कोई भी ड्रग तो वो फर्स्ट ऑर्डर को ज़्यादातर फॉलो करती है, और फर्स्ट ऑर्डर को मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑर्डर जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। और हमारे पास इसका स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, इन्फ्यूजन रेट पे और क्लियरेंस पे। इन्फ्यूजन रेट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने ये लिखा भी हुआ है, क्लियरेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम जब हमारे पास ड्रग कोई आई तो ड्रग जो सी है उसका लेवल, अगर हमने 100% ड्रग दी तो 50% एक हाफ लाइफ के बाद वो ख़त्म होगी, 50% रह गई, तो हम 50% ऑफ द स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन रीच हो गया। इसी तरह जैसे जैसे हम ड्रग देते जाएंगे 75%, उसके बाद 87%, फिर ऐसे करते करते 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है। ये देखें, पहली हाफ लाइफ के बाद 50%, दूसरी के बाद 75%, 90%, 4-5 के बाद स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन हमने अचीव कर ली। टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के दरमियान जब ग्राफ बनाया, उसके बाद आ जाता है फिक्स डोज फिक्स रेजीम। इधर हम ना एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद एक प्रॉपर डोज देते हैं ड्रग की। ये यहाँ आईवी फॉर्म में भी हो सकती है या ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। आईवी फॉर्म में हम इंजेक्शन देंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और जैसे जब हम इंजेक्शन, ड्रग तब तक अकोमुलेट होती रहेगी जब तक कि वो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन पे नहीं पहुंच जाती। जब वो 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन पे पहुंच जाती है तो फिर हमारे पास ड्रग की अकोमुलेशन ख़त्म हो जाती है। जब हम पहली दफ़ा ड्रग देंगे तो वो पहली डोज ड्रग की दी तो उसकी अभी एक हाफ लाइफ गुजरी थी, तो उसकी 50% अभी पिछली डोज में से भी बाकी थी, अगली डोज दे दी, फिर अगली दे दी, तो इस तरह हमारे पास अचीव हो जाती है ये स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन। और जैसे हमारे पास है डोजिंग फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी मीन वैल्यू पे जो सी है हमारे पास जो सा ऑसिलेट करेगा मीन वैल्यू। ये मैंने आपको समझा दिया। मल्टीपल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसमें पेशेंट जो सा होता है कुछ टाइम के बाद ना प्रॉपर डोज लेता है ड्रग की, कुछ थोड़े टाइम गुजरने के बाद, जैसे दिन में 3 बार या 6 बार वो कहते नहीं आपने ये गोली खानी है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज, मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज। मेंटेनेंस डोज ये होती है कि हमारे पास subsequent lower dose due to the subsequent lower dose to maintain steady state concentration, उसको हम कहते हैं maintenance dose। और loading dose मैंने गलती से ऊपर लिख दी है, initial high dose of a drug that is required to achieve the steady state concentration, उसको हम कहते हैं loading dose। maintenance dose का फार्मूला होता है, ये क्लियरेंस पे डिपेंड करती है, टारगेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्लियरेंस बाय बायोअवेलेबिलिटी। ये क्लियरेंस इसमें आ जाना है और इधर आ जाना है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डोज एडजस्ट करनी हो तो हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन C2 - C1 कर देना है, तो हमारे पास डोज भी एडजस्ट हो जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फार्माकोजेनेटिक्स होती हैं, जेनेटिक वेरिएशन दैट इन्फ्लुएंस द ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड द ड्रग इफेक्ट्स। उसके बाद आइडोसिंक्रेटिक रिएक्शन होता है, जेनेटिक वेरिएशन इन ड्रग मेटाबॉलिज्म कुड प्रोड्यूस थेराप्यूटिक फेलियर, और वो ऐसे रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं साइड इफेक्ट जो हमें एक्सपेक्ट भी ना हो। इसमें हमारे पास आ जाता है जैसे कि जो से गोरे होते हैं कोशियंस, वो हमारे पास स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, उनके बाद ब्यूटाइलोनेस्टेज भी कम होता है, या फिर अगर म्यूटेशन हो जाए साइटोक्रोम 2D6 में तो हमारे पास जो सी कोडीन है उसमें मॉर्फिन में कन्वर्ट नहीं होती और हमारे पास एनाल्जेसिक फेलियर होता है। ये थोड़ा सा फार्माकोजेनोमिक्स करने लगे हैं, वही जेनेटिक वेरिएशन जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। अगर फेज़ 1 के एंजाइम में जेनेटिक वेरिएशन हो तो क्या होगा, और फेज़ 2 के एंजाइम में क्या होगा, ये हम इस टेबल से देखेंगे। फेज़ 1 में अगर एंजाइम हो 2,6 साइटोक्रोम 2C9 और इसमें अगर डिफेक्ट आ जाए तो हमारे पास वारफेरिन, फेनेटोइन, सल्फोनाइल, यूरियाज, इनके लेवल इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर इसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाए किसी पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। अगर 2C19 की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो हमारे पास, अगर डिक्रीज़ होगी तो क्लोपिडेग्रेल जो सा होता है, जो कि हमारे पास क्लोपिडेग्रेल जो होते हैं कि हम ब्लड को थिन करने के लिए देते हैं, वो उसका एक्शन नहीं होगा तो हमारे पास थ्रोम्बोसिस वगैरह हो सकती है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो वाइस वर्सा हो जाएगी। फिर उसके बाद 2D6, इसमें ये होता है कि कोडीन मॉर्फिन में कन्वर्ट नहीं होती और एनाल्जेसिक फेलियर हो जाता है। साइटोक्रोम 3A4, इसमें ये होता है कि साइक्लोस्पोरिन डाइहाइड्रोपिरिडीन जो सा होता है उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। और आखिर पे बहुत इंपॉर्टेंट DPD, डाइहाइड्रोपेरिमिडीन डिहाइड्रोजिनेज, ये इंक्रीज टॉक्सिसिटी करती है ये जो सी। और अगर डाइहाइड्रोपेरिमिडीन डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो गई तो फ्लोरोयूरासिल की क्लियरेंस नहीं सही होगी जिसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। उसके बाद फेज़ 2 के एंजाइम कौन कौन से हैं,
एक तो हो हमारे पास आ गया ये यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज A1। अगर इसमें हमारे पास हो जाता है कोई मसला, तो हमारे पास पेशेंट जो सा हो रहा है एरिनोटेक्टिन की उसके पास टॉक्सिसिटी, क्योंकि ये हमारे पास रोल प्ले करता है एरिनोटेक्टिन की एक्सक्रीशन में। और उसके बाद हमारे पास ये G6PD की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको बताइए हीमोलिसिस का हमारे पास रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर में वही पी ग्लाइकोप्रोटीन की हो जाए तो हमारे पास सिमावास्टेटिन मायोपैथी का रिस्क जो सा वो ज़्यादा हो जाता है। और बेटा एड्रीनो रेसेप्टर की हो गए तो एफिकेसी जो सी होगी इसकी मेट्रोप्रोलोल का एक्शन वो ज़्यादा हो सकता है। बस यही था हमारा।